नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि के लिए आगामी मार्च 2024 का विस्तृत राशिफल लेकर ये वीडियो हाजिर हूं। इस वीडियो में आपको जो सामने जो चार्ट नजर आ रहा है यह कुंभ राशि पर आधारित है। इसको कृपया लग्न पर आप मत देखिएगा, अपने चंद्र राशि के आधार पर ही देखिएगा। और अगर चंद्र राशि आपको नहीं पता है तभी आप इसको लग्न के अनुसार देखिएगा। देखिए 11 नंबर से कुंडली शुरू होती है और लग्न में ही आपको शनि और सूर्य यहाँ विराजमान दिख रहे हैं। मित्रों, इसमें सूर्य जो है वो 14 मार्च तक आपके लग्न में रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एरो दिख रहा है, वो 12 नंबर जहां लिखा दिख रहा है कुंडली का दूसरा भाव, यहाँ पर वो चले जाएंगे। और 7 मार्च को यहाँ बुध पहले ही आ जाएंगे अपनी नीच राशि मीन में, और यहाँ राहु पहले से ही विराजमान है। तो बुध और राहु का तो जड़ तो दो 7 मार्च से ही बन जाएगा। और 14 मार्च को यहाँ सूर्य जब आ जाएंगे तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनेगा। बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग रहेगा। वहीं बुध और राहु का जो जड़ तो दोष है वो 26 मार्च तक रहेगा। इसके बाद बुध जो है वो आपके यहाँ मेष राशि में चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लग्न के बारे में जानकारी देते हैं। जो पहला घर आपको दिख रहा है, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर शनि विराजमान है। शनि अभी 18 मार्च तक अस्त है। 18 मार्च को शनि यहीं पर आपके उदय हो जाएंगे। आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर सूर्य विराजमान है 14 मार्च तक। सूर्य जो होते हैं वो आपके यहाँ सप्तम भाव के, जो वैवाहिक सुख का घर होता है, साझेदारी का घर होता है, व्यापार का, इसके स्वामी होकर यहाँ लग्न में है। वापस 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को ही देख रहे हैं। मित्रों, शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र होते हैं। इनमें आपस में आदर्श शत्रुता होती है। शनि और सूर्य जब साथ में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं पिता के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं। जो बड़े होते हैं घर में उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ वैचारिक मतभेद होने लगता है। सप्तमेश होकर सूर्य यहाँ 14 मार्च तक आपके लग्न में विराजमान है, शनि भी साथ में, और इन दोनों की दृष्टि वापस सप्तम भाव पर है। तो आपका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं लगातार कुछ ना कुछ उसमें समस्या आपको देखने को मिल रही होगी। वैसे भी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, उसमें भी शनि अस्त हैं। तो कहीं ना कहीं आपको चिड़चिड़ापन, क्रोध या अनायास कभी कभी आपके काम नहीं बनते हैं, तो उस वजह से आपको कहीं ना कहीं मानसिक चिड़चिड़ापन देखने को मिलता होगा। सूर्य जो है वो यहाँ सप्तमेश होकर लग्न में है, और इसके बाद 14 मार्च को यहाँ आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। सप्तमेश होकर यहाँ धन भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध भी विराजमान रहेंगे 26 मार्च तक। तो बुधादित्य राजयोग बनेगा। हालांकि वहां पर बुध नीच राशि के हैं और राहु भी वहां विराजमान रहेंगे। तो सूर्य और राहु का ग्रहण दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, ये जो तीनों अवस्था बन रही है, साथ में यहाँ केतु की, जो ये केतु यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी यहाँ 7वीं दृष्टि भी पड़ेगी इन तीनों ग्रहों पर 14 मार्च से। तो सूर्य और राहु का जो ग्रहण दोष है ये आपके दूसरे भाव में बनेगा। ये परिवार का, कुटुंब का घर होता है, ससुराल पक्ष का घर होता है, संचित धन का घर होता है ये। साथ ही यहाँ वाणी का भी घर है। तो वाणी आपकी कहीं ना कहीं दूषित हो सकती है अगर आप बोलने संबंधित काम करते हैं, जैसे एडवाइजरी का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं। तो जहां बोलने संबंधित कोई काम आप करते हैं, सलाह वगैरह देते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, लॉयर आदि, वहां पर आपको अपने शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करना है। क्योंकि ये जो ग्रहण दोष है आपको वाणी दोष तो देगा, साथ ही आपके बैठे बैठे आपकी नौकरी भी छूट सकती है। साथ ही परिवार में भी कलह की स्थिति बन सकती है। ससुराल पक्ष से भी संबंधों को प्रभावित करेगा यदि आप विवाहित हैं तो। साथ ही जो लोग अविवाहित और जिनके रिश्ते आदि की बात चली, क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक सुख का घर होता है, तो ऐसे समय में आपके कुछ गलत व्यवहार या गलत आचरण की वजह से आपका बनता बनता रिश्ता टूट सकता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। बुध और राहु का जड़त्व दोष यहाँ धन भाव में रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको धन के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि पंचमेश भी होते हैं जो अचानक धन दैनिक आमदनी का घर होता है, पंचम भाव, और अष्टमेश होते हैं जो जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का घर होता है। इन दोनों भाव के स्वामी होते हैं बुध, और नीच राशि में धन भाव में बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं धन को लेकर पूरे महीने, खास तौर पे 7 मार्च से 26 मार्च तक, जब तक बुध यहाँ पर जड़त्व दोष में रहेंगे राहु के, वहां पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद भी ग्रहण दोष पूरे महीने बना रहेगा सूर्य और राहु के 14 मार्च के बाद से। तो धन के लिहाज से महीना आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं, उतार चढ़ाव भरा कह सकते हैं। तो आपको काफी समस्या देखने को मिलेगी। भी मैं वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद बृहस्पति की स्थिति की बात करते हैं। बृहस्पति आपके यहाँ तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और तीसरे भाव में बैठ के जो इनकी दृष्टि है वो यहाँ पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर, भाग्य स्थान पर जो है वो 7वीं दृष्टि है, और लाभ भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है।
बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, वो आपके पराक्रम में आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहे हैं। जो समस्याएं आ रही हैं उसको कहीं ना कहीं बृहस्पति टैकल करने का काम करेंगे। यहाँ पर जो शनि और सूर्य की 14 मार्च तक लगातार दृष्टि पड़ के जो वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही थी, या अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में समस्या आ रही थी, या व्यापार में कुछ समस्या आ रही थी, बृहस्पति की जो दृष्टि है पंचम दृष्टि पड़ रही सप्तम भाव पर, उसकी वजह से जो समस्याएं आएंगी उसमें कहीं ना कहीं आपको 35 से 40% राहत भी देखने को ये बृहस्पति दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। साथ ही भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी तो लगातार धार्मिक यात्राएं, उच्च शिक्षा के लिए देश जाने वाले जो छात्र हैं उनके लिए अच्छा समय। पिता के साथ भी जो शनि सूर्य की स्थिति की वजह से जो लगातार मतभेद या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसमें बृहस्पति समस्या होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं रिश्ते नहीं टूटने देगा। वैचारिक मतभेद होने के बाद भी कहीं ना कहीं रिश्ते आपके सामान्य बने रहेंगे। इसके बाद लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी तो पराक्रम में बैठे हुए हैं, लाभ पे दृष्टि है तो भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही जितना पराक्रम पुरुषार्थ और आप जो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क इस गोचर के दौरान करेंगे इस पूरे महीने, आपको बृहस्पति लाभ देने का भी काम करेंगे। तो बृहस्पति की स्थिति आपकी पूरे महीने बचाव की स्थिति में रहेगी, क्योंकि शनि आपके ऊपर अस्त भी है, 7.5 का मध्यम चरण भी है। और यहाँ पर जो अभी आगे मैं बताने वाला हूं ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल की स्थिति आपके लिए लगातार समस्यादायी बनाए हुए है शनि की स्थिति के बाद। मित्रों, मंगल जो है वो उच्च राशि में आपके द्वादश भाव में विराजमान है। मंगल जो होते हैं वो आपके यहाँ पराक्रम भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्थान के स्वामी होकर द्वादश भाव, नाश भाव, जो खर्च का भाव होता है, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, विदेश यात्राओं का, इसका घर होता है। हमारी निंद्रा का घर होता है, यहाँ से सैया सुख देखा जाता है। तो मंगल यहाँ बैठे हुए हैं और 7 मार्च को यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, शुक्र यहाँ पे ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर होगा यहाँ आपके लग्न में होगा 7 मार्च को। तो 7 मार्च तक मंगल और शुक्र की जो द्वादश में होती है और इसकी जो दृष्टि पड़ रही मंगल और शुक्र की, यहाँ जो 7वीं दृष्टि वो नीच राशि यहाँ तो मंगल की बनती है कर्क, परंतु मंगल और शुक्र की संयुक्त दृष्टियां छठे भाव पर पड़ रही। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, मामा ननिहाल पक्ष का, कोर्ट कॉम्पिटिशन का घर होता है। मंगल अग्नि तत्व के स्वामी, शुक्र जो है वो भौतिकता के स्वामी ग्रह। मंगल और शुक्र जब भी साथ में बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर चारित्रिक दोष आ जाता है। शुक्र हालांकि द्वादश भाव में अपवाद स्वरूप काफी अच्छा फल देते, परंतु मंगल की स्थिति की वजह से आप किसी लीगल मामले में फंस सकते हैं। अपने चारित्रिक दोष की वजह से किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं। आपके चरित्र पर दाग लग सकता है। साथ ही शत्रु भी आपको बेवजह परेशान करेंगे, क्योंकि आपका आचरण ही कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आप काफी भोगी हो जाएंगे, आप दिखावे पर ज्यादा खर्चा करेंगे, खर्च बहुत आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि शुक्र द्वादश में बैठे हुए हैं। हालांकि धन आपके पास आता रहेगा, परंतु आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये जैसा हिसाब आपके पास 7 मार्च तक, जब तक शुक्र द्वादश में बैठे मंगल के साथ, आपको देखने को मिलेगी ये स्थिति। इसके बाद बात करते हैं मंगल की जो स्थिति बाद में होने वाली है। जैसे ही सूर्य 14 मार्च को यहाँ आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और मंगल का जो गोचर है वो फिर 15 मार्च से यहाँ आपको एरो दिख रहा है, यहाँ लग्न में आ जाएगा और शनि और मंगल की युति हो जाएगी। एक तरफ शनि सूर्य पहले से आपको समस्या दे रहे थे, तो सूर्य जैसे ही 14 मार्च को जाएंगे और अगले ही दिन यहाँ मंगल भी आ जाएंगे लग्न में। और शनि मंगल की जो स्थिति लग्न में बनेगी वो भयंकर एक विस्फोटक योग की स्थिति होती है, क्योंकि शनि हवा होते हैं, मंगल अग्नि है। मंगल, शनि और हवा, जो हवा और अग्नि का जो मिलन होगा वो लग्न में होगा। और यहाँ पर जब स्थिति होगी, यहाँ 18 मार्च को शनि उदय भी हो जाएंगे, तब जो स्थिति आपके लिए बनेगी काफी विस्फोटक हो सकती है। गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अहंकार जैसी समस्याएं आपकी होंगी। लग्न में मंगल बैठेंगे, वैसे भी यहाँ मांगलिक दोष बना हुआ। शुक्र भी 7 मार्च से 31 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। शनि, शुक्र और मंगल की युति यहाँ बनेगी 15 मार्च से और पूरे महीने वो बनी रहेगी। और इन सबकी दृष्टि आपके यहाँ सप्तम भाव पर रहेगी, वैवाहिक सुख के घर पर। और मंगल द्वादश में बैठे थे तो भी मांगलिक दोष था, लग्न में आ जाएंगे तो भी मांगलिक दोष बनेगा। और इन सबकी दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी, वैवाहिक जीवन आपका पूरे महीने डिस्टर्ब रहने वाले जब तक सूर्य शनि साथ में। उसके बाद 15 मार्च से शुक्र, शनि और मंगल की जो स्थिति रहेगी उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो भी वैवाहिक जीवन को आपको पूरे महीने सुधारने की जरूरत रहेगी। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें बड़े विवाद के रूप ले सकती है। साथ ही तलाक तक की भी नौबत आ सकती है, जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, घर छोड़कर पत्नी जा सकती है, ये सब मामले आपको देखने को मिलेंगे लगातार। साथ ही व्यापार में भी आपको लगातार चुनौतियां देखने को मिलेगी। बड़ा निवेश करने से पूरे महीने आपको बचना चाहिए। अपने साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा कोई धोखा भी आपको हो सकता है। इसके बाद अंत में बात करते हैं केतु की। केतु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, आपको लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बवासीर जैसी समस्याएं आपको हो सकती है, गुप्तांगों में समस्या हो सकती है। इसकी दृष्टि द्वादश पे, दूसरे भाव पर और चतुर्थ भाव पर है।
तो कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में आपको समस्या हो सकती है। और यहाँ दूसरे भाव पर दृष्टि है, वहां राहु और सूर्य का ग्रहण दोष जो बना हुआ है, वो परिवार में भी कुछ ना कुछ समस्या लगातार, चाहे आपका व्यवहार गलत होगा, आचरण गलत होगा, या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में समस्या हो सकती है। साथ ही चौथे भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं समस्या देने का काम करेगा और उनके साथ संबंधों को भी प्रभावित करेगा केतु। और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से, भूमि भवन वाहन में इन्वेस्ट करने से पहले काफी सतर्क रहिए, क्योंकि केतु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, वो आपको कहीं ना कहीं समस्या दे सकती है, कोई धोखा वगैरह करा सकती है। हालांकि आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट के अवसर जरूर मिलेंगे, क्योंकि 7 मार्च से 31 मार्च तक चतुर्थेश शुक्र लग्न में ही रहेंगे, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाकर। तो सुखेश होकर शुक्र लग्न में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अवसर तो अच्छे मिलेंगे, परंतु केतु की दृष्टि आपको कभी कभी भ्रमित करेगी। वहां पर आपको शांति से सोच विचार कर ही कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मित्रों, यह था कर्क कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला मार्च का महीना कैसा रहेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। पूरे महीने आप लोगों को शनि का उपाय करना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की जितनी पूजा उपासना कर सके आप लोग कीजिए। हर मंगलवार को उनका मंदिर में जाकर पूजन दर्शन कीजिए। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ अगर संभव हो, जितना हो सके उतना कीजिए, अन्यथा 11 बार तो हनुमान चालीसा आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए। और अपने आचरण को सात्विक रखिए, मांस, मदिरा और बुरे आचरण से खुद को दूर रखिए, तो महीना आपके लिए काफी बेहतर रह सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अशुभ स्थितियां यहाँ बन रही हैं। सूर्य राहु का ग्रहण दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष, शनि मंगल का विस्फोटक योग, मंगल शुक्र का चारित्रिक दोष। तो इन सब जो समस्याएं आ रही हैं, इसमें बस आपको थोड़ा बहुत बृहस्पति राहत देने का काम करेंगे। बाकी ओवरऑल स्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, खासतौर पर 18 मार्च के बाद जब शनि उदय हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और मैं अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।